भाई और भाभी रोज रोज लटरम पटरम करते। मैं छुप कर देखती तो मेरा भी दिल करता लटरम पटरम खेलने को, मगर शर्म मार जाती। एक रोज भाभी के कपड़े पहने और कमरे में मुंह छुपा कर चली गई। उस रात मेरे होश उड़ गए जब सब कुछ लटरम पटरम। मेरी भाभी एक चालाक औरत थी। जब से उसकी शादी भाई से हुई थी उसने तो भाई के तौर तरीके ही बदल के रख दिए थे। शादी से पहले तो मेरे भाई की नाक पर हर वक्त गुस्सा धरा रहता था। उसका किसी काम में भी देर हो जाती तो पूरा घर सर पर उठा लेता, और फिर जो सामने होता उसकी शामत आ जाती। और कहाँ बीवी के आते ही भीगी बिल्ली बन गया था। ये सब देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। भला बीवी से अचानक इतनी ज्यादा मोहब्बत भी किसी मर्द को हो सकती है जैसे मेरे भाई को हो चुकी थी। क्योंकि मेरा शौहर सख्त मिजाज था, उसकी इजाजत के बगैर तो मुझे सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी। और उसकी बहन मेरे भाई के साथ ऐश कर रही थी। हमारे यहाँ वट्टे सट्टे की शादी होती थी, और वट्टे सट्टे की शादी में किसी एक को घाटे का सौदा करना ही पड़ता है। अब मेरे हिस्से भी यही घाटा आया था। यहाँ दिलावर ने मुझे अपना जर खरीद गुलाम बनाकर रख दिया था, और वहाँ मेरी भाभी शगुफ्ता मेरे भाई के यहाँ राज कर रही थी। मेरा मायका बस 2 घर छोड़कर ही था, इसीलिए जब भी मुझे मौका मिलता चादर उठाती और अम्मा के घर जा पहुँचती। मेरा वो भाई जो नाक पर मक्खी बैठने नहीं देता था, कभी किसी का झूठा पानी नहीं पीता था, मुझे वो शगुफ्ता के आगे पीछे परवानों की तरह झूमता नजर आता, जैसे परवाने शम्मा पर मर मिटते हैं। ये सब देखकर तो मेरा खून खौल उठता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा भी शगुफ्ता ने क्या खोल कर पिला दिया है मेरे भाई को। वो तो शगुफ्ता शगुफ्ता की माला जपने लगा था। एक बार मैंने तंजिया अंदाज से भाभी से कहा कि ऐसा भी तुमने मेरे भाई पर क्या जादू कर दिया है कि उसे हर जगह बस तुम ही नजर आती हो। कहने लगी, बच्ची तुम क्या जानो इन चीजों को, मैं तो अपने मियाँ के साथ लटरम पटरम करती हूँ, और बस फिर मजाल है जो तुम्हारा भाई मेरे सामने नजर भी उठा ले। शगुफ्ता भाभी ने तो बड़े अकड़ और मान से ये बात कही थी, जैसे मुझे ये जता रही हो कि वो बहुत फनकार चीज है जिसने मेरे भाई को अपने मुताबिक ढाल लिया, और मैं उसके भाई के सामने उफ भी नहीं कर सकती थी। मैंने तो शगुफ्ता भाभी को तंज किया था, लेकिन जो जवाब मुझे मिला मैं तिल मिला कर रह गई थी। वो सच में शातिर थी। घर आते मैंने भी दिलावर से कह दिया कि मेरे भाई को देखो कैसी कदर करता है तुम्हारी बहन की, और एक तुम हो कि हर वक्त मुझे घूरते रहते हो। मेरी बात सुनकर दिलावर का तो और भी ज्यादा पारा हाई हो गया। कहने लगा, मेरी बहन सुघड़ है, घरदारी और शौहर को संभालने की हर गुण जानती है, और तुमसे तो ढंग से चाय तक नहीं बनती। और खबरदार जो मेरी बहन को हंसते बसते घर पे अपनी गंदी नजर डाली तो, वरना तुम्हारी तबीयत एक बार ही में ही साफ कर दूंगा। उससे से फुनकारता हुआ मुझसे कहने लगा, और मेरा दिल खौफ से हलकोरे मारने लगा। ये कहकर वो कमरे में चला गया, और मैं यूं थी कि बस अभी रो दूंगी। पता नहीं मुझे दिलावर से क्यों इतना डर लगता था। शगुफ्ता भाभी तो जमाल से जरा भी नहीं डरती थी, डंके की चोट पर बात करती थी, और एक मैं थी। दिलावर को गुस्सा आया नहीं कि मैं सूखे पत्ते की तरह कांपने लगती थी। शायद सारा खेल ही लटरम पटरम का था। पता नहीं ये कौन सा ऐसा खेल था जो शगुफ्ता भाई के साथ खेलती थी, और भाई उसके पीछे लट्टू हुआ पड़ा था। शादी को कुछ और वक्त गुजरा तो मैं अपने भाई के हुलिये को देखकर दंग रह गई। भाई सूट बूट पहने इतराए इतराए गलियों में घूमता था। शक्ल सूरत का भी अच्छा था। मोहल्ले की सारी लड़कियां मेरे भाई पर फिदा थी। अभी शादी को 6 माह ही गुजरे थे कि मैं तो भाई का हुलिया देखकर पलकें झपकना ही भूल गई। सफेद शलवार टखनों से ऊंची, दाढ़ी सर पर, टोपी हाथ में, तस्वीर और अजान की पहली सदा पर पाँव में हवाई चप्पल पहने जमाल भाई मस्जिद की जानिब रवाना हो जाते। नीचे निगाह रखते, ना वो दाएं देखते ना बाएं देखते, सीधा मस्जिद। अब तो मुझे शगुफ्ता भाभी के इस लटरम पटरम में दिलचस्पी होने लगी थी। लेकिन अगर मैं नंद भावज वाला रिश्ता ही निभाती तो शायद शगुफ्ता भाभी मुझे कभी भी ये राज न बताती। इसीलिए सोचा कि भाभी से बनाकर रखूं। वैसे भी सियाने कहते हैं कि मतलब के वक्त तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। इसी सोच को तकमीली जामा पहनाने के लिए मैंने भाई और भाभी को अपने घर पर दावत दी। दिलावर भी ये देखकर बड़ा खुश था। मैंने दोनों की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अपनी भाभी की प्लेट में खुद हर चीज डाल डाल कर दे रही थी। ये भी चखो, वो भी चखो, तुमने तो ठीक से कुछ खाया ही नहीं। हालांकि मैं जानती थी कि मेरी भाभी खुश खुराक है, अच्छा खासा खाती है। शादी के 8 महीने में ही डबल हो चुकी थी, और मेरी जितनी सेहत शादी से पहले थी उससे आधी भी नहीं रही थी, क्योंकि मेरा तो अपने शौहर के सामने सांस ही खुश्क हो जाता था। खाने के बाद मैंने चाय बनाई। सब सहन की चारपाइयों में बैठे हुए थे। मैं चाय का कप लेकर शगुफ्ता भाभी के पास जाकर बैठ गई। दिलावर जमाल अपनी बातों में मसरूफ थे। मैं भी अब खाना खिलाकर इस मौके का इंतजार कर रही थी कि भाभी के साथ कुछ देर बैठने का वक्त मिले
तो ये लटरम पटरम मैं भी सीख लूँ और फिर मैं भी अपने शौहर के साथ लटरम पटरम करके शौहर को मुट्ठी में कर लूँ। मैंने राजदारी से कहा कि भाभी ये लटरम पटरम क्या है। साथ में मुझे शर्म भी आ रही थी कि पता नहीं भाभी मुझे खुलकर बताती भी है कि नहीं। आहिस्ता से फिर भाभी के कान में कहा, भाभी सच बता, लटरम पटरम कैसे? जो तुम भाई के साथ करती हो और वो तुम्हारा गर्विदा हो गया, ये एहसान मुझ पर भी कर दो ना, मुझे भी बता दो ताकि तुम्हारा भाई मेरी कुछ तो कदर करे। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी, कहने लगी ये तो राज की बात है, तुम्हें कैसे बता दूं? तुम मेरे भाई को जोरू का गुलाम बना के रख लोगी। ना बाबा ना, मैं ये राज की बातें किसी को नहीं बताती। मुझे शगुफ्ता भाभी के साफ इनकार पर बड़ा गुस्सा आया। मैं सुबह से किचन में किस्म किस्म के खाने इसीलिए तो बना रही थी ताकि वो अपना राज मुझे बता दे, मेरे सामने उगल दे, लेकिन कमबख्त मारी ने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला था, बल्कि सीधा साफ इनकार कर दिया। उस दिन तो मैंने भी दिल में ठान ली कि अब मैं भी ये लटरम पटरम सीख कर ही रहूंगी। अभी मैं इसी सोच विचार में थी कि कैसे भाभी के मुंह से ये राज गुलवाऊं कि मैंने एक अजीब सी बात घर में होते देखी थी। मैंने देखा बहुत सी औरतों का रश भाई के घर में बढ़ने लगा है। पहले तो मैं ये समझी कि शायद मेरी भाभी ने अपने घर मिलाद वगैरह रखा होगा, लेकिन फिर मुझे ये भी हवा आई कि अगर मिलाद जैसी कोई ऐसी बात होती तो उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। खैर पहले दिन तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं उसकी दावतें कर करके हलकान हो रही थी और ये घर पर दावत रखती है, मोहल्ले वालों को बुला रही है, लेकिन मुझे नहीं। मैंने ये बात अपने दिलावर से कही तो उल्टा मुझे ही कोसने लगा, कहने लगा आप सुधर जाओ, तुम क्यों मेरी मासूम बहन के पीछे पड़ी रहती हो? जितनी नज़र तुम्हारी मेरी बहन के घर पर रहती है, अगर अपने घर पर रखो तो अंदाज़ा हो कि घर कितना गंदा रहने लगा है। न तुम्हें घर की होश है न घरदारी का पता है, बस हर वक्त तुम्हारी नज़रें मेरी बहन के घर पर रहती हैं। उसके घर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुम्हारा सच में दिमाग चल गया है। बेहतर यही कि अपने घर बार पर तवज्जो दो, छोड़ दो कौन क्या करता है। अगर तुम्हारा यही तौर तरीक़ा रहा तो तुम्हें मायके ही छोड़ाऊंगा, जी भर के रह लेना वहाँ पर। मैं तो दिलावर से बात करके पूछ रही थी, लेकिन अगले रोज़ फिर मैंने देखा कि औरतें वहाँ पर जमा थी। 3-4 दिन जब मैंने यही देखा कि दूसरे दिन से शाम तक एक मखसूस टाइम में औरतों का आना जाना भाई के घर पर लगा रहता है, तो एक दिन मैंने भी चादर ओढ़ी और पहुँच गई मायके। अपनी वालदा से पूछा तो उल्टे हाथ मारने लगी, कहने लगी तेरी भाभी अपनी मर्जी की मालिक है, मुझे कहाँ बताती है, पता नहीं तुम्हारा भाई कमरे में बैठा रहता है और ये औरतें एक एक करके उसके पास जाती हैं, पूछो तो कहती हैं लटरम पटरम करवाने आई हैं। अल्लाह जाने किस बला का नाम है ये। मेरी माँ अनपढ़ और सादा सी खातून थी, इसीलिए लापरवाही से बोलकर अपनी तस्बीह पढ़ने लगी। जानती तो मैं भी नहीं थी कि ये क्या भला है, लेकिन औरतों का घर पर आना जाना देखकर तजस्सुस तो मुझे भी हो रहा था। शौहर से कुछ कहने नहीं सकती थी, इसीलिए अब सोच लिया था कि जो भी करूंगी अपने सर पर ही करूंगी और इस बार तो ज़रूर पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर ये लटरम पटरम क्या है। इस घर के 2 पोर्शन थे। नीचे वाले पोर्शन में अम्मा रहा करती थी, जबकि भाई की शादी के बाद उसका सारा सामान ऊपर वाले पोर्शन में भेज दिया गया और अब घर में आने वाली तमाम औरतें सीढ़ियों से चढ़कर अपने ऊपर छत पर जा रही थी। न जाने ऊपर क्या चल रहा था, दिल में तजस्सुस बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने माँ को एक नज़र देखा जो अभी तक यूं ही तस्बीह कर रही थी। मैंने चादर को उतार कर वहाँ रखा और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी। जब तक छत पर पहुंची तो जो मंजर दिखाई दिया वो देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। वहाँ पर तो बहुत सी औरतें बैठी हुई थी। मैंने गिनती करना चाही तो मुझे वो 30 से कम न लगी थी। औरतें मुझे वहाँ खड़ा देखकर हैरानगी से पूछने लगी कि शायद मुझे भी यहाँ आने वाली कोई औरत ही समझ रही थी, मगर मैं फौरन आगे बढ़कर आस पास अपनी भाभी को ढूंढने लगी, मगर भाभी मुझे कहीं नजर न आई। तो तभी कुछ देर बाद भाभी किचन से निकलकर आई और अपने और भाई के कमरे की जानिब जाकर अंदर दाखिल हुई। थोड़ी देर बाद बाहर आई, उनके साथ एक लड़की भी थी और उस लड़की को देखकर तो मैं दंग रह गई थी। वो एक 18-19 साल की जवान खूबसूरत लड़की थी जो जैसे ही भाई के कमरे से निकली तो अपनी चादर दुरुस्त करती हुई सर झुकाए बाहर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे रो रही। वो लड़खड़ा कर चलती हुई बाहर आई। उसके साथ मौजूद औरत जो शायद उसकी कोई रिश्तेदार मालूम हो रही थी अपने साथ लगाकर वहां से जाने लगी। वो जब मेरे पास से गुजरी तो मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों आई थी? तो वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली कि तुम नहीं जानती कि यहाँ क्या होता है? जब यहाँ तक पहुँच गई हो तो अब मासूम भी मत बनो। उसका टका सा जवाब सुना तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। मैं वहाँ पर कितनी देर खड़ी रही और हर चीज़ का अंदाज़ा लगाती रही। मेरी भाभी एक औरत को भाई के पास अंदर भेज रही थी और जो भी औरत कमरे से बाहर आती
اس کی آنکھیں सूजी हुई होती, वो रो रो कर अपनी चादर में मुंह छुपाए न जाने क्यों वहां से चली जाती। आखिर ये सब लटरम पटरम क्या था? मेरे जहन में अजीब और गरीब ख्यालात आने लगे थे। दिमाग में कई सोचें आ रही थी, मगर मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। मैं कुछ देर बाद वापस घर आ गई और इस बारे में सोचने लगी कि वहां पर इतनी ज्यादा औरतें करने क्या आई थी। मेरा भाई तो शादी से पहले बड़ा ही मॉडर्न और हर वक्त कॉटन का सूट पहनकर घूमने वाला था। उसे तो किसी काम में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अब्बा की पेंशन पर ही गुजारा होता था और फिर हर वक्त कॉटन का सूट पहनकर सीना ताने दोस्तों में घूमता रहता। यही उसकी जिंदगी थी। मगर भाभी ने तो उसके साथ न जाने कैसा जादू कर दिया था कि शादी के बाद वो इतना बदल कर रह गया था। उसने सिर्फ अपना हुलिया ही बदल दिया था, बल्कि ये बदलता हुआ अंदाज देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। उसने तो कभी रमजान में भी नमाज अदा नहीं की थी, जबकि अब तो वो 5 वक्त का नमाजी बन चुका था। मस्जिद में अजान होती और वो पहली सफ में मौजूद होता। उसके हाथ में तस्बीह रहती, सर पर टोपी पहने हर वक्त कुछ न कुछ विर्द करता रहता। औरतें जोक दर जोक मेरे भाई के घर क्यों आ रही थी, ये सारे सवालात मेरे दिमाग में घूम रहे थे। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ। मैं परेशान थी और शौहर को मजीद मेरे खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। दिलावर मुझे आज फिर घूर कर देख रहा था। फिर मुझे डांट कर कहने लगा, तुमने कैसे खाना बनाया है? इतना नमक भला कौन डालता है? मैंने जब ये सुना तो ख्यालात से निकली और शौहर से माजरत करने लगी, क्योंकि आज सच में दिमाग माफ हो चुका था और मैं बेध्यानी में 2-3 बार नमक हांडी में डाल चुकी थी और अब खाने के काबिल नहीं रही थी। शौहर को एक बार फिर मुझे डांटने का मौका मिल गया और वो मेरी जी भर के बेइज्जती करने लगा। कहने लगा, तुमसे शादी करके मैंने बहुत घाटे का सौदा किया है। अगर मेरी बहन उस घर में खुश ना होती तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। शौहर की ये बातें सुनी तो मेरा दिल कट कर रह गया। मैं कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि कल हर हाल में जाकर देखूंगी कि आखिर भाई उन औरतों के साथ क्या करता है जो वो भाभी इतनी खुश रहती है। अगले रोज जैसे ही शौहर घर से काम के लिए निकला तो मैंने खुद को एक बड़ी सी चादर से ढका और फिर भाई के घर आ गई। मैं भी औरतों के साथ एक तरफ होकर बैठ गई। बहुत सी औरतें वहां पर बैठी आपस में बातें कर रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कि न जाने कमरे में गई तो भाई क्या कहेगा। जब मेरा नंबर आया तो मेरा वजूद कांप रहा था। डरते डरते भाई के कमरे में चली गई। जो ही कमरे में दाखिल हुई तो उस कमरे का नक्शा ही बदला हुआ था। हर सू अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू मुझे खांसने पर मजबूर कर रही थी। पूरे कमरे में पुरानी आयात की तस्वीर आवेजा थी और मेरा भाई कमरे के दरमियान में कालीन बिछाए बैठा था, आंखें बंद किए कुरान मजीद की आयात पढ़ रहा था। मैं डरते डरते जाकर उसके सामने बैठ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरा भाई है। वो आंखें बंद किए ही मुझसे कहने लगा, बोल बीबी, क्या मसला है तेरा? भाई का सवाल सुनकर सब समझ भी नहीं आ रही थी कि अब क्या जवाब दूं। मजबूरन खुद से ही ये बात बनाकर कहने लगी कि मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता, हर वक्त लड़ाई करता रहता है। मैं जितनी मर्जी काम कर लूं मगर फिर भी वो उसमें नुक्स निकालता रहता है। जब उसने मेरी बात सुनी तो अपने पास पड़े एक कॉपी से कागज निकाला और फिर उस पर कुछ लिखने लगा। कुछ लिखने के बाद वो कागज मुझे थमा दिया और वो कहने लगा कि ये तावीज़ रोजाना को पीना और शौहर को भी खाने में मिलाकर देना। इंशाल्लाह वो तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। 1 हफ्ते के बाद दोबारा आना। मैं सुनकर दंग रह गई। भाई ने आंखें बंद किए मुझसे 2000 रुपये मांग लिए। मरती क्या ना करती, 2000 रुपये निकाल कर भाई को दे दिए और उल्टे कदम वापस से भाग गई। मेरा भाई कोई पीर था, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। आखिर मेरा भाई पीर बना तो बना कब? गाँव की हर औरत उसके बारे में जानती थी, तो शायद ये लटरम पटरम का खेल तावीज़ धागे वाला था। ये सोचकर तो मैं परेशान हो चुकी थी। भाई का लिखा तावीज़ जो कि खोलने से सख्त मना किया गया था। मैंने जो ही उसको खोला तो उस पर जो लिखा था वो देखकर अफसोस हुआ, क्योंकि उस कागज पर सिवाय आड़ी तिरछी लाइनों के और कुछ भी ना था। वो सिर्फ आड़ी तिरछी लाइनें ही थी। अगले रोज मैं भाई के घर गई और गुस्से से अम्मा को सारी हकीकत बताई और भाई भाभी को भी कहा कि मैं सब जान चुकी हूँ। कल आपके पास आने वाली औरत मैं ही थी। इस सुनकर भाई कहने लगा, मैं भी जानता हूँ कि ये तुम ही थी, तभी तुमसे 2000 लिए, वरना एक तावीज़ के तो मैं 10,000 से कम लेता ही नहीं। ये दुनिया अब ऐसे ही चल रही है, सीधे तरीके से कोई बात नहीं सुनता। उनको लटरम पटरम में घुमाकर ही उल्लू सीधा करना पड़ता है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, आसान खता हो गए। किस कदर बेहिस हो चुका था मेरा भाई। दरअसल उन्होंने भाभी के कहने पर ये लटरम पटरम का खेल शुरू किया था ताकि घर के हालात बेहतर हो सके। ये चाहा कि सबको बता दूं, मगर जब भाई के घर के हालात बेहतर होते देखे तो खामोश हो गई। ये नादान औरतें तो भाभी की बातों में आकर सचमुच भाई को तावीज़ देने वाला समझ ही चुकी थी। मैं घर आई और शौहर को देखा, जो आज फिर टिकटिकी बांधे मुझे घूर कर देख रहा था। मैंने घर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। शौहर के आने से पहले सभी काम निपटा लेती, फिर तैयार होती, खुशबू लगाती, भरपूर तरीके से खुद को भी संवार कर रखती।
दिन गुजरते रहे तो शौहर भी खुश और पुरसुकून रहने लगा, क्योंकि लटरम पटरम करना अब मैं भी पूरी तरह से सीख चुकी थी। मैंने कई बार भाभी को और भाई को समझाने की कोशिश भी की कि ये सब ठीक नहीं है, वो क्यों औरतों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मगर उनका कहना था कि हम जितनी रकम लटरम पटरम से हर माह कमाते हैं, इसका आधा हम गरीब लोगों की मदद करने में लगा देते हैं। और जब मैंने मुकम्मल तहकीक की तो ये काफ़ी हद तक सच भी था। भाई ने मोहल्ले के वेलफेयर अस्पताल में काफ़ी रकम अदा की थी और वहाँ पर भाई के नाम की तख्ती भी लगी हुई थी। मैंने एक नज़र तख्ती पर डाली और खामोशी से वापस आ गई और अपनी ज़बान बंद रखने का फैसला कर लिया, क्योंकि यही लटरम पटरम है।